हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस नए सेशन में। करंट क्विज घटना चक्र की ये बुक है और यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश विशेष भी इसमें शामिल होगा और ये सारे के सारे एमसीक्यू फॉर्म में होंगे। तो साथियों, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें आपको जो है इस पर कंप्लीट वीडियो आनी चाहिए कि नहीं। ठीक है, इसमें बहुत सारे हैं, सारे के सारे अलग अलग सेगमेंट हैं, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हर एक टॉपिक से 2-3 टॉपिक से लेंगे और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन और एमसीक्यू बनता है। वो सारे के सारे हैं, ठीक है। और ये आपको कराया जाएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बता दें कि जो साथी अभी एग्ज़ाम को लेके परेशान है, ठीक है, एग्ज़ाम को लेके आप लोग परेशान है कौन सा होगा कौन सा नहीं, तो इतना जानिए आर का डेट आपका अभी तय है, ठीक है। आर उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। पीसीएस का जब तक अपडेट नहीं क्लियर हो जाता है कुछ, तब तक उसके लिए थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बाकी अपनी पढ़ाई को इस हिसाब से बैलेंस करके चलाइए कि अगर आपको आर देना तो भी हो जाए, क्योंकि पीसीएस देना तो भी हो जाए। बैलेंस बना के पढ़ाई कर दीजिए, अफवाहों पे ध्यान ना दीजिए कब क्या होगा क्या नहीं। पढ़ाई आपकी नहीं रुकनी चाहिए, टारगेट लीजिए और डेली बेसिस पर अपने टारगेट को कंप्लीट कीजिए। और बता दें साथियों कि टेलीग्राम पे आप सभी के लिए प्रैक्टिस बैच चल रही है, ठीक है। प्रैक्टिस बैच है ना, उससे ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को जांचिए कि आपको कितना तैयार है। करंट अफेयर आपने बहुत पढ़ लिया होगा, करंट अफेयर के क्विज लगा के देखिए कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। स्टैटिक जो पीवाईक्यू उसके लगाइए, फटाफट से जुड़ जाइए। हाल फिलहाल में आर के नए बैच स्टार्ट हुए हैं, तो जुड़ जाइएगा। और फिर से एक बार कह दूंगा कि कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा कि इस सीरीज़ में इसको कंप्लीट कराना है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, कंप्लीट देखिएगा, आपको देखने के बाद समझ में आ जाएगा हर टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन के साथ है। तो बने रहेगा वीडियो में। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। राष्ट्रीय परिदृश्य, ठीक है, इसके से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी साथ में है, तो ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, ठीक है। और इसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी, सारा का सारा आपको करंट अफेयर में पढ़ा दिया गया। अब यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। पहला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित जो उच्च स्तरीय समिति बनी थी, उस संबंध में कुछ कथन दिए हैं, विचार करना है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि देश में 2 चरण में चुनाव होंगे। ये एक इस कमेटी के बारे में सुझाव थे, इस कमेटी ने दिया था, तो बिल्कुल सही है। प्रत्येक चरण में जो पहला चरण है उसमें कह रहा है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराना है, ये भी सही है। दूसरा चरण कह रहा है कि दूसरे चरण में आम चुनाव को संपन्न होने के 100 दिन के भीतर ही स्थानीय जो निकाय का चुनाव है उसको कराना है, ये भी सही है। और सभी चुनावों के लिए एक समान मतदाता सूची होगी, ये भी सही है। तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे साथियों, ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन वही 1 2 3, ठीक है, 1 3 4 और तो 1 2 4 उपयुक्त सभी हमारा सही है। राइट आंसर डी हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित, तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे और बन सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा चारों के चारों यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। और बात करेंगे इसके एक्सप्लेनेशन की, तो एक्सप्लेनेशन में देखिएगा एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधित उच्च स्तरीय जो समिति उसकी सिफारिशों के बारे में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिएगा जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। पहला कह रहा है कि मंजूरी इसको दी गई, तो ये देखिएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 18 सितंबर को हाल फिलहाल में इसको मंजूरी दे दी गई है। और उच्च स्तरीय जो समिति थी इसकी कुछ प्रमुख सिफारिशें थी, वो चारों सिफारिशों को हमने क्या किया, यहाँ पर 1 बाय 1 करके आपके ये चारों स्टेटमेंट वाले चारों उसके सिफारिश ही हैं, ठीक है। तो यहाँ से चारों स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया। अन्य बातों में देखेंगे इस समिति के बारे में कि एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में जो समिति बनी थी, इसके लिए जो सूचना जारी हुई थी 2 सितंबर 2023 को, ठीक है। और ये किस लिए था, तो लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के लिए, नगर पालिकाओं और पंचायतों को चुनाव एक साथ कराने के लिए उस पर क्या कमेटी की रिकमेंडेशन थी उसके बारे में। एक अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो रामनाथ कोविंद, ये करंट हमने देखा था, ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं और ये इस समिति क्या थे, अध्यक्ष थे। और अन्य पॉइंट देखेंगे साथ ही, एक उच्च स्तरीय जो समिति थी एक राष्ट्र एक चुनाव, ये अपनी रिपोर्ट सौंपी 14 मार्च 2023 को। इसने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना रिपोर्ट सौंपा था। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित कुछ स्टैटिक पॉइंट देख लेंगे यहीं पर। स्टैटिक पॉइंट का भी रिवीजन हो जाएगा। तो कह रहा है कि भारत के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो साथियों ध्यान दीजिएगा राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो 1951-52 में पहला चुनाव हुआ था। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। 1950 से दिसंबर 1958 तक ये थे। ये सारे स्टैटिक पॉइंट है, यहाँ पर रिवीजन कीजिए। प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। और उसके बाद से राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, कितनी बार प्रश्न पूछा गया है, जीवी मावलंकर, ठीक है। आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 से 30 सितंबर 2024 के मध्य देश भर में 7वां राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है कि 31 अगस्त 2024 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नापूर्ण देवी ने नई दिल्ली में 7वें राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का शुभारंभ किया। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो दोनों स्टेटमेंट आप देखेंगे अपने आप में कंट्राडिक्ट कर रहे हैं।
ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, केवल एक सही है, दूसरा ऑप्शन इसका गलत है। ठीक, एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, क्यों देखेंगे कि देखिएगा दोनों को दोनों आपस में क्या है, 7वां राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाया गया 24 वाला, और 24 में दोनों अलग अलग दे रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो फटाफट से देखिए एक्सप्लेनेशन। इसमें कह रहा है कि 7वां राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो मनाया गया 1 से 30 सितंबर 2024 के मध्य ये मनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो साथियों ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य जो है मिशन पोषण 2.0 के आधार पर जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण से व्यापक रूप से निपटने के लिए इसका उद्देश्य है। और किसके द्वारा इसको लाया गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लाया गया। तो मंत्रालय पूछता है तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसको लाया गया था। ठीक है, और इसके उसमें अन्य चीज़ों में देखेंगे कि जो बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी थी, इन्होंने क्या गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से इसका शुभारंभ किया था। तो ये वाला भी पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगला पॉइंट है साथियों, कह रहा है कि 17 से 20 सितंबर 2024 के मध्य 8वां भारत जल सप्ताह 24 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसका मुख्य विषय समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग था। पूछ रहा है कौन सा से सही है इसमें, तो ऑप्शन देख लीजिएगा, 1, 2, 1 और 2 दोनों। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है। ठीक है, दोनों को दोनों इसमें स्टेटमेंट सही है, तो दोनों स्टेटमेंट फिर से एक बार देख लीजिए कि 8वां भारतीय जल सप्ताह जो मनाया गया नई दिल्ली में मनाया गया, और इस वर्ष की जो मुख्य विषय किसकी थीम थी, समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी। दोनों स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। इसमें क्या क्या, 8वां जो भारत जल सप्ताह आयोजन किया गया 2024 कब हुआ, तो 17 से 20 सितंबर 2024 के मध्य कहाँ आयोजित हुआ, भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। किसके द्वारा, तो जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय के अधीन हुआ। और एक पॉइंट और क्या है कि इसकी मुख्य विषय जो थीम थी समावेशी जल विकास, हमने देखा ही। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। क्लियर है ये। तो आई होप सो कि देख पा रहे होंगे कि इसके किस तरीके से क्वेश्चन है। क्वेश्चन के बाद तुरंत आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिल रहा है। टू द पॉइंट, सारे के सारे पॉइंट्स आपके यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो है एनपीएस वात्सल्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कह रहा है कि 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया। ये स्टेटमेंट सही है। यह जो नाबालिग हैं 18 वर्ष से कम आयु के, उनके लिए शुरू की गई पेंशन योजना है। ये भी सही है। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस योजना की घोषणा जो है केंद्रीय बजट 2024-25 में की थी। ये भी सही है। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि इस योजना के तहत माता पिता जो है बच्चे के नाम पर प्रतिवर्ष न्यूनतम 1000 रुपये का निवेश कर सकते हैं। तो अब देखेंगे ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे पूरा आपका स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चारों के चारों स्टेटमेंट सही है। तो इस पूरे के पूरे जो आप देखेंगे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य से संबंधित जो भी कथन है, सारे के सारे स्टेटमेंट पॉइंट्स के रूप में आपको मिल गए, और सारे के सारे यहाँ पे क्या है, यहाँ पर सही है। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन में वही सारे पॉइंट्स हमको मिलेंगे। ठीक है, क्या है, तो जो नाबालिग हैं उनके लिए एक पेंशन योजना है। शुभारंभ होता है 18 सितंबर 2024 को। कहाँ पर, तो नई दिल्ली में। ठीक है, सो इसके जो स्टार्ट कौन करता है, तो केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट जो मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। और इस योजना की जो घोषणा हुई थी वो 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय बजट में हुई थी। इस पहल के बारे में 1-2 पॉइंट क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। यह एक जो नई पहल शुरू की गई बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, और ये योजना संचालित होगी पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के तहत इसको रेगुलेट किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है कि 16 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया। यह रैपिड रेल कहाँ से कहाँ तक परिचालित होगी, तो ऑप्शन है अहमदाबाद से भुज के बीच, अहमदाबाद से सूरत, अहमदाबाद से भरूच और अहमदाबाद से गांधीनगर के बीच। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद और भुज के बीच में ये क्या होगा, संचालित होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे बढ़िएगा। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन में क्या क्या पॉइंट्स है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अहमदाबाद गुजरात में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, और ये कब किया गया, 16 सितंबर को। इसमें क्या क्या पॉइंट्स अन्य हैं, तो इसमें जो अन्य पॉइंट्स हैं उसको देखिएगा जो एग्ज़ाम्स के उससे हैं। इसमें सबसे पहले उद्घाटन जो किया गया, ये भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल अहमदाबाद से भुज के बीच, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके साथ अगला पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट है इसको देखिएगा, कई रूट पर ट्रेन चली। ठीक है, इसमें वंदे भारत ट्रेनों को भी शामिल किया गया है, तो अन्य बहुत सारी ट्रेनें हैं। और प्रधानमंत्री ने यहाँ पे क्या लॉन्च किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण सिंगल विंडो IT सिस्टम को भी यहाँ पे लॉन्च किया। अगला प्रश्न देखेंगे, ये भी एक मिशन मौसम से संबंधित है। ये प्रश्न भी आपको कराया जा चुका है करंट अफेयर की क्लास में, तो जो साथी नए हैं वो करंट अफेयर की क्लास नहीं देखे हैं, इसी चैनल पर जाइए,
आपको बहुत सारी करंट अफेयर की अपडेट क्लास मिलेगी जनवरी से लेकर सितंबर तक के मैराथन, और साथ साथ जो आई दृष्टि मैगजीन है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो कंप्लीट वहाँ से करने के बाद इस MCQ क्लास को कीजिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके तैयार भी हो जाएंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन यहाँ देखिएगा कि 11 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन मौसम को स्वीकृति प्रदान की। इस मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगले 2 वर्षों के लिए मिशन जो मौसम को स्वीकृति दी गई है, ये सही है। उसके बाद स्टेटमेंट कह रहा है कि इस अवधि के लिए इस मिशन हेतु परिव्यय राशि है लगभग 2000 करोड़ रुपए की, ये भी स्टेटमेंट सही है। मुख्य रूप से यह मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, ये भी सही है। हमसे पूछ रहा है ऑप्शन में कौन सा आपका यहाँ पे सही है, ठीक है। 1 और 2, 2, 3, 1, 3 या उपयुक्त सभी, तो राइट आंसर डी हो जाएगा साथियों। राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो मिशन आप ध्यान दीजिएगा, मिशन मौसम के तहत ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इन तीनों स्टेटमेंट को अच्छे से ध्यान से देख लीजिए क्या क्या इसमें बातें कही गई है। बात करेंगे इसके शॉर्ट नोट्स के बारे में, तो शॉर्ट नोट्स कह रहा है मिशन मौसम, ठीक है, स्वीकृति केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 11 सितंबर 2024 को। और बात करेंगे मिशन, इसकी अवधि 2 वर्ष की है और इस अवधि के लिए 2000 करोड़ रुपये लागत है ना। और लक्ष्य क्या है, भारत को हर मौसम के लिए तैयार करके जलवायु स्मार्ट बनाना। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कहाँ से, चर्चित व्यक्ति से, ठीक है। तो फटाफट से देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे चर्चित व्यक्ति से। पहला ही प्रश्न कह रहा है कि मई 2024 में किसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में पदभार संभाला है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास डॉक्टर शुभ्रांशु शेखर आचार्य, डॉक्टर नवीन कुमार, अनुराग मित्तल या दीपक गोयल। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, डॉक्टर शुभ्रांशु शेखर आचार्य जो है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में पदभार इन्होंने ग्रहण किया है, ठीक है। तो इसके एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा फंड नहीं है, सीधी से एक अपॉइंटमेंट का प्रश्न है। आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न, 1 मई 2024 को कौन उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के लिए नए निदेशक नियुक्त हुए। तो प्रखर जो है वर्मा, प्रतिमा सिंह, संजय शर्मा या अंजना श्रीवास्तव। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका भी ऑप्शन सी, प्रतिमा सिंह जो है ये क्या नियुक्त हुई है, DPIIT के नई निदेशक के तौर पे नियुक्त हुई हैं। ये चर्चा में क्यों थी, तो इसके निदेशक तौर पे नियुक्त हुई हैं और इसके पहले ये भारतीय राजस्व सेवा में IAS अधिकारी थी, ठीक है। आगे बढ़िएगा। स्टैटिक GK के बारे में यहाँ से कुछ पॉइंट, ठीक है, इससे संबंधित। तो DPIIT जो है इसकी स्थापना 1995 में होती है और किस मंत्रालय से अधीन ये काम करता है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का अधीन ये काम करता है। इसका प्रमुख कार्य क्या है, तो आप देखेंगे प्रत्यक्ष जो विदेशी निवेश हैं उसमें तेज़ी लाना और उद्योगों एवं व्यापार के संतुलित विकास में सहायता करके देश में औद्योगिक विकास को क्या करना, बढ़ावा देना। तो ये इस डिपार्टमेंट की क्या है, स्टैटिक कुछ पॉइंट्स है। अगला पॉइंट देखिएगा कि क्वेश्चन, हाल ही में सिमोन हैरिस ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो ऑप्शन है आपके पास फिनलैंड, कनाडा, आयरलैंड या पेरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड के, ठीक है। सिमोन हैरिस जो है ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट देखेंगे। तो सिमोन हैरिस आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया और ये इस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। साथ ही साथ किसका स्थान लिया, तो जान दीजिएगा भारतीय मूल के लिए, भारतीय मूल के जो नाम था इनका लियो वराडकर, ठीक है, इनका स्थान लिया है सिमोन हैरिस ने, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला जो है अल शबा किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। ऑप्शन है कुवैत, ओमान, बहरीन या सऊदी अरब। सारे के सारे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे करंट अफेयर क्लास में आपके कवर अप है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कुवैत में, ठीक। स्टैटिक पार्ट इसमें नियुक्ति का है तो इसमें बहुत ज़्यादा रहेगा नहीं, सीधी सी बात। अप्रैल 2024 में कुवैत के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए शेख अहमद अब्दुल्ला अल शबा है। स्थान किनका लिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट स्टैटिक GK देख लीजिएगा। राजधानी जो है इसकी कुवैत सिटी है और मुश्व यहाँ का कुवैती दिनार यहाँ पर है। वर्तमान में कुवैत के अमीर जो है यही बनेंगे शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सब, ठीक है, ये वहाँ के कुवैत के अमीर हैं। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट क्वेश्चन देखेंगे। 8 अप्रैल 2024 को पीटर हिग्स का निधन हो गया, वह थे तो पर्यावरणविद थे, भौतिकविद थे या गणितज्ञ, वास्तुविद। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये थे एक भौतिकविद थे, है ना, पीटर हिग्स। इनका निधन हो गया कब, अप्रैल 2024 में। इनके बारे में क्या है इंपॉर्टेंस है कि ये इन्होंने फिजिक्स में इनको नोबेल पुरस्कार ही जीता था इन्होंने। तो पीटर हिग्स का नाम ध्यान रखिएगा और इनका निधन जो है हो गया है। और ये बेल्जियम के फ्रांसवा एगलर्ट के साथ मिलकर हिग्स बोसान कण की खोज की थी। इसके लिए 2013 का नोबेल पुरस्कार भौतिकी में दिया जा चुका है। तो इस तरह का जो इंटरनेशनल निधन होता है, जो किसी क्षेत्र से जुड़े होते हैं उनसे प्रश्न बन जाता है, तो प्रश्न ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न, अप्रैल 2024 में ओस्माने सोनको किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ऑप्शन है आपके पास इथियोपिया, लाइबेरिया, दक्षिण सूडान या सेनेगल। तो राइट आंसर हो जाएगा साथी इसका ऑप्शन डी सेनेगल। हाल फिलहाल में अगर आप बात करें तो ओस्माने सोनको को सेनेगल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। क्लियर है? तो इसमें बहुत ज़्यादा स्टैटिक नहीं है कि भी इनका सिर्फ अपॉइंटमेंट है, तो ये अपॉइंटमेंट में नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या है इसमें? अगला पॉइंट कह रहा है स्ट्रैटेजी के जो सेनेगल के बारे में। ये एक दक्षिण जो पश्चिमी अफ्रीकी देश है, ठीक है, पश्चिमी अफ्रीकी देश है और यहाँ की राजधानी डकार है। बस इतना ही याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा कि अप्रैल 2024 में भारतीय राजस्व सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी जगजीत पवाडिया को कहाँ स्थित अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष दोबारा चुन लिया गया है? तो ऑप्शन है रोम, जिनेवा, वियना या बर्लिन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथी ऑप्शन बी वियना का। ठीक है, इनको वियना का क्या चुन लिया गया? दोबारा नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष चुन लिया गया है और ये भी एक रिटायर्ड IRS ऑफिसर हैं, इनके बारे में इतनी सारी जानकारी है। ठीक, तो यहाँ पे इतने और सारा कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये रहेगा अगला क्वेश्चन। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा दूसरी बार किस वैश्विक संगठन की प्रबंधक निदेशक MD नियुक्त हुई है? यूनेस्को, IMF, विश्व बैंक समूह, यूनिसेफ। तो राइट आंसर हो जाएगा साथी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है, ठीक है, तो उसकी क्या हुई है? ये MD फिर से नियुक्त हो गई है। तो ध्यान रखिएगा क्रिस्टिना जॉर्जिया के बारे में और स्ट्रैटेजी के ध्यान दीजिएगा। इनका दूसरा काल 5 वर्ष के लिए है, इसके पहले भी यही रही है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे इसकी स्ट्रैटेजी के में, ये महत्वपूर्ण रहेगा। IMF की स्थापना 1944। मुख्यालय की बात करेंगे तो वाशिंगटन DC USA में इसका मुख्यालय। कुल सदस्य देश की बात करेंगे तो 190 कुल सदस्य देश आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन विप्रो लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त हुए हैं? थियरी डेलापोर्टे, श्रीनी पल्लिया, पराग अग्रवाल, हर्षद प्रेमजी। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका ऑप्शन है ना, ऑप्शन बी होगा। श्रीनी पल्लिया जो है हाल फिलहाल में विप्रो लिमिटेड की नए मुख्य कार्य अधिकारी नियुक्त हुए हैं। आगे बढ़िएगा, इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्या इसमें पॉइंट है। सिर्फ वही है, एक अपॉइंटमेंट है, तो अपॉइंटमेंट से आपको ध्यान रखना है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और कुछ इसके स्टैटिक के बारे में देखेंगे तो विप्रो लिमिटेड के बारे में, ये कैसी एक संस्था है? तो बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है, स्थापना 1945 में होती है। संस्थापक इसके जो प्रेम जी हैं और मुख्यालय कर्नाटक बंगलुरु में आपका मिल जाएगा। यहाँ पे वर्तमान में कौन है अध्यक्ष? तो ऋषद प्रेम जी इसके अध्यक्ष है। अगला प्रश्न, अप्रैल 2024 में केंद्र सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग का नया अपूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है? तो ध्यान दीजिएगा 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष को कमेंट करके आप बताइएगा। हालांकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें सदस्य के रूप में पूछा है तो मोहन जो राकेश मोहन है, मनोज पांडा, उदित पटेल, शिखा शर्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे जो चुना गया है वो मनोज पांडा को चुना गया है पूर्णकालिक सदस्य के रूप में। मनोज पांडा के बारे में ध्यान देंगे, क्या है, एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं और इनकी नियुक्ति 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में होती है। ठीक, नियुक्ति किनके द्वारा होगी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे और इसके उपाध्यक्ष जो इस समय नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे डॉक्टर अरविंद पगड़िया, यही इस समय इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं 16वें वित्त आयोग के। उसमें कुछ स्ट्रैटेजी के बारे में देख लेंगे यहाँ पे। तो स्ट्रैटेजी की क्या कह रहा है? एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, वित्त आयोग का 280 आर्टिकल में अनुच्छेद 280 में बात की गई है इसके बारे में। ठीक, और प्रतिवर्ष 5 वर्ष में इसका गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसमें एक अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, 4 अन्य होंगे। और प्रथम जो पहला वित्त आयोग बना था 1951 में, उसका अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी थी। फटाफट से इतने सारे स्टैटिक पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट है साथियों, उसको देखेंगे। ये है आपका कुछ चर्चित स्थल से संबंधित अब कुछ MCQ हैं यहाँ पे, उसको देख लेते हैं। ठीक है, चर्चित स्थल ये भी हम आपको करा चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि जुलाई 2024 को राजस्थान में जो मंत्रिमंडल है वहाँ का, उसके द्वारा नागरिक विमानन नीति मंजूरी को दी गई। इस नीति के अंतर्गत ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ बनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट लगा है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास, देखिएगा किशनगढ़, कोटा, झालावाड़ा और भीलवाड़ा। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोटा। ठीक है, राजस्थान में नागरिक विमानन नीति 2024 को मंजूरी दी गई थी, हाल फिलहाल में चर्चा में था। 2 जुलाई 2024 को दी गई राजस्थान मंत्रिमंडल के द्वारा। और इसके अंतर्गत एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ किया गया कि अंतर्गत फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे किशनगढ़, है ना, झालावाड़ और भीलवाड़ा में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ बनाया जाएगा? तो कोटा में बनाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो एयरो सिटी बनाई जाएगी वो कहाँ पे? जयपुर में। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके लिए परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो गए, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। कह रहा है कि जून 2024 में मध्य रेलवे द्वारा स्थापित भारतीय रेलवे के लिए पहले फ्लोटिंग सौर संयंत्र के
संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य रेलवे द्वारा फ्लोटिंग और संयंत्र पश्चिमी घाट स्थित इगतपुरी झील में स्थापित किया गया है। ठीक है, इगतपुरी झील में स्थापित किया गया और इसे सौर संयंत्र की क्षमता 12.5 मेगावाट है। तो इसका जो ऑप्शन है पहला सही है, दूसरा गलत है। हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कौन सा इसमें सही है, तो सही ही बताना, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं क्यों गलत है। तो देखिएगा एक्सप्लेनेशन इसका। मध्य रेलवे द्वारा पहली बार जो है फ्लोटिंग तैरता हुआ सौर संयंत्र की स्थापना की गई जून 2024 में। ये संयंत्र स्थापित किया गया पश्चिमी घाट में स्थित इगतपुरी झील में। दूसरा गलत इसलिए है कि इसकी जो क्षमता है 10 मेगावाट है। यहाँ पे प्रश्न में आप देखेंगे तो प्रश्न में आपको 12.5 मेगावाट दिया है, जबकि इसकी क्षमता कितना है, 10 मेगावाट ही क्षमता इसकी है। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है कि भारतीय रेलवे द्वारा अपनी तरह की पहली इस तरह का पहल है। तो ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा रहेगा, पश्चिमी घाट में और स्थित इगतपुरी झील में इसको किया गया, मध्य रेलवे के द्वारा इसको किया गया और इसकी क्षमता कितनी है, 10 मेगावाट है। इतने सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है कि जून 2024 में कौन सा सैन्य स्टेशन प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है। ऑप्शन है आपके पास देखेंगे, जयपुर है ना, नारंगी, अहमदनगर या अम्बाला। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों, देखिएगा ऑप्शन ए जयपुर सैन्य स्टेशन। ये जो है स्टेशन प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला दूसरा स्टेशन बन गया है। बात करेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन की, तो एक्सप्लेनेशन देने में क्या क्या दिया हुआ है पॉइंट्स, तो देखिएगा। पॉइंट करा प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला दूसरा सैन्य स्टेशन। ठीक है, इसमें कह रहा है कि ये बन गया जयपुर सैन्य स्टेशन, उद्घाटन हुआ 26 जून 2024 को। और प्लास्टिक का जो ये वेस्ट रोड वाला जो पहला सैन्य स्टेशन मिलिट्री स्टेशन था वो असम के गुवाहाटी में स्थित नारंगी सैन्य स्टेशन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस तरह के पॉइंट्स आपको स्टेटमेंट में देके बन सकते हैं। पहला स्टेशन भी ध्यान रखिएगा, असम के गुवाहाटी में स्थित नारंगी सैन्य स्टेशन इस तरह का पहला स्टेशन है। और दूसरा आपका जयपुर सैन्य स्टेशन, यह बनाया गया था 2019 में, पहले वाले की बात हो रही है। अगला पॉइंट कह रहा है क्वेश्चन में कि जून 2024 में उल्लास नव भारत साक्षरता जो कार्यक्रम के तहत 97% से अधिक साक्षरता प्राप्त करने के दृष्टिगत से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील जो साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है। ऑप्शन है लद्दाख, पुदुचेरी, चंडीगढ़ या केरल। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका ऑप्शन ए लद्दाख राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक जो इकाई है तो उसके बारे में देखिए क्या क्या पॉइंट्स हैं यहाँ पर। तो देखिएगा घोषित हुआ था ये 24 जून 2024 को, और इसके साथ जो अन्य पॉइंट हैं ये लद्दाख में हुआ है और घोषित करता लद्दाख के जो राज्यपाल हैं उपराज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा। क्यों घोषित किया गया है तो इसके बारे में देखिएगा, उल्लास के बारे में। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो है इसके तहत 97% से अधिक साक्षरता प्राप्त करने के दृष्टिगत है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, उल्लास लद्दाख में। अगला पॉइंट है कि हाल ही में किस देश ने सामूहिक सुरक्षा जो संधि संगठन है CSTO से बाहर निकलने की घोषणा की है। तो ऑप्शन है रूस, तजाकिस्तान, बेलारूस या आर्मेनिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, आर्मेनिया ने हाल फिलहाल में ये घोषणा की है। बात करेंगे इसके एक्सप्लेनेशन की, तो एक्सप्लेनेशन में देखिएगा सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री जो है उन्होंने इस संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है। और CSTO के बारे में जानेंगे तो इसका गठन रूस के नेतृत्व में 1992 में सामूहिक सुरक्षा संधि के रूप में किया गया था। ठीक है, इसके बात करेंगे इसमें कौन कौन से अन्य देश हैं। तो देखिएगा बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान शामिल है। मुख्यालय इसका मॉस्को रूस में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि हाल ही में डिजिटल उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव 2024 कहाँ आयोजित किया हुआ है। तो ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ या आगरा। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी। ठीक है, लखनऊ में इसका आयोजन हुआ है, डिजिटल उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन। इसके बारे में जो शॉर्ट पॉइंट्स है शॉर्ट नोट्स देख लीजिएगा। कह रहा है कि डिजिटल उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन 28 जून 2024 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में होता है। और किसके द्वारा होता है तो एक पॉइंट ध्यान देखिएगा, द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा IT और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग से। मुख्य विषय या थीम की बात करेंगे तो थीम देख लीजिएगा क्या है, अनलिमिटेड पोटेंशियल इन ई गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या है, इसका मुख्य भाग थीम है ना, विषय वस्तु। और ये डिजिटल उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव कहाँ हुआ है तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला पॉइंट कह रहा है कि जून 2024 में यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ। दोहा, सिंगापुर, आबू धाबी या स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। ठीक है, स्विट्जरलैंड में ये हुआ यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन। इसके बारे में देखेंगे जो शॉर्ट पॉइंट्स है, डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। शॉर्ट पॉइंट्स में है कि ये जून में हुआ 24 में स्विट्जरलैंड में,
उद्देश्य क्या था? तो यूक्रेन में शांति की दिशा को मार्ग प्रशस्त करने के लिए आयोजित किया गया था। वो यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन, ध्यान दीजिए कहाँ हुआ है? स्विट्जरलैंड में किया गया है। अगला पॉइंट है कि क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जून 2024 में भारत हिंद महासागर रिंग एसोसिएशन टूर पर्यटन सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया। तो टोक्यो, दोहा, अबू धाबी या नई दिल्ली में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नई दिल्ली में इसको किया गया रिंग एसोसिएशन का आयोजन। इसके बारे में थोड़ा सा कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लीजिए। भारत हिंद महासागर रिंग एसोसिएशन जो है टूर पर्यटन सम्मेलन 2024 आयोजन हुआ नई दिल्ली में, है ना। विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अफ्रीकी की सह मेजबानी में इसको किया गया है। इसमें बहुत सारे देश है, देश को नहीं ध्यान रखना, बस ये अंदर के कहाँ आयोजन हुआ? तो नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। अगला प्रश्न क्या रहा है इसमें कि जून 2024 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वर्ष 2024 के लिए पहली कमांड एंड कंट्रोल कंपेटिबिलिटी जो बोर्ड की बैठक हुई कहाँ हुई? न्यूयॉर्क, जयपुर, नई दिल्ली या हैदराबाद? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी साथियों, ऑप्शन बी, नई दिल्ली। और इसके बारे में जो स्टैटिक पॉइंट्स है उसको देख लीजिए। स्टैटिक पॉइंट में क्या क्या है कि भारत और संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका है उसके बीच में 2024 में ये पहली कमांड एंड कंट्रोल कंपेटिबिलिटी जो बोर्ड की बैठक होती है, आयोजित होती है, जून में होता है। जो मानेकशा सेंटर नई दिल्ली में होता है, ये ध्यान रखिएगा। और 38 सदस्यीय जो भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है ना ब्रिगेडियर राहुल खानंद ने। ठीक है, और 29 सदस्यीय अमेरिकी का जो नेतृत्व किया वो निदेशक पॉल निकोलस थे। स्टैटिक पार्ट के बारे में बात करेंगे, क्या है CCCB क्या है ये? ठीक है, तो इसके बारे में अगर जानेंगे तो ये भारत और संयुक्त अमेरिका के बीच क्या है? एक तरह का तकनीकी विशेष समूह है और समझौता ये कब हुआ था? 2018 में हुआ था। ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है। अगला प्रश्न, मई 2024 में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच 9वां त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? शंघाई, बीजिंग, सियोल या टोक्यो में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, सियोल में। ठीक है, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया के बीच 9वां त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन सियोल में हुआ। आगे बढ़िएगा, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। त्रिपक्षीय सम्मेलन का आयोजन है ना मई में हुआ, सियोल, दक्षिण कोरिया में। 3 राष्ट्रों के बीच लगभग 4 वर्ष में आयोजित होने वाला पहला शिखर सम्मेलन है। ठीक, इसमें क्या बात कर रहा है कि इसमें तीनों राष्ट्र मिलकर क्या करेंगे? तो वैश्विक सकल घरेलू जो उत्पाद है उसके लगभग 25% का योगदान ये तीनों मिलकर करते हैं। अगला पॉइंट कि हाल ही में यूरोपीय संघ और भारत की 14वीं वार्ता 2024 कहाँ आयोजित की गई? रोम, ब्रुसेल्स, नई दिल्ली या जयपुर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक, इसके बारे में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस वही है 7 मई को आयोजित किया। यूरोपीय संघ और भारत है, नई दिल्ली इसका आयोजन स्थल है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ अगला टॉपिक है जो है उससे देखेंगे कि यहाँ पर वर्ष दिवस सप्ताह से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए। पहला कह रहा है प्रतिवर्ष विश्व पाचन दिवस जो स्वास्थ्य के लिए मनाया जाता है कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 29 मई को। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस के बारे में जान लीजिए क्या क्या है। तो 29 मई 2024 को मनाया गया। थीम क्या थी? प्योर डाइजेस्टिव हेल्थ, मेक इट अ प्रायोरिटी। ठीक है, उद्देश्य पाचन संबंधी समस्याओं को बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। अगला प्रश्न, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? तो स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। यह प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। वर्ष 2024 में दिवस मुख्य विषय की थीम क्या थी? अन्न उगाओ, तंबाकू नहीं। इसका जो राइट आंसर है साथियों केवल एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है, ये सही है। दूसरा गलत है। क्यों गलत है अभी देख लेते हैं। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 21 मई को मनाया गया। मुख्य विषय क्या? बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना, ये इस वर्ष की थीम थी, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर नहीं था, गलत था। ठीक है, ये थीम याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य वही सारा है, हानिकारक पदार्थों को रोकना। और WHO के अनुसार बाकी सारा डेटा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शुरुआत कब हुआ तो ये देख लीजिए। भारत में तंबाकू नियंत्रण के लिए पहल राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम करता है। शुरू कब हुआ था? 2007-8 में हुआ था। ठीक, आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि मई 2024 में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 29 मई को। ठीक है, इसके बारे में आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सी राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 29 मई, और इस वर्ष की थीम की थी फिट फॉर द फ्यूचर, बिल्डिंग बेटर टुगेदर। ठीक, अगला प्रश्न है मई दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो भी मनाया गया 28 मई को। ठीक है,
इस वर्ष की थीम देख लीजिए, वर्ष की थीम थी मोबिलाइजिंग इन क्रिटिकल टाइम्स ऑफ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस 28 मई को। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न, मई 2024 में वर्ल्ड हंगर डे मनाया गया, तो कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 28 मई को मनाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मई 28 मई को मनाया गया वर्ल्ड हंगर डे, क्योंकि जो डे और थीम वाला क्लास हम आपको करा दिए हैं, इसमें बस देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा डे पूछेगा और उसकी थीम पूछेगी और बाकी कुछ स्टैटिक पॉइंट इसमें ज़्यादा नहीं ध्यान रखना है। मुख्य विषय क्या है, जहाँ रहेगा तहाँ हम आपको बता देंगे। थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड, 28 मई वर्ल्ड हंगर डे। ठीक है, आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न इसका, मई 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय मार्कोर दिवस कब मनाया गया? तो मनाया गया 24 मई को, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जो पहला इस तरह का मनाया गया है ना, मार्कोर दिवस, तो ध्यान रखिएगा 24 मई को मनाया गया है। और इसमें उल्लेखनीय बात यह एक उद्देश्य मार्कोर के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो जान लीजिएगा कि मार्कोर होता क्या है, इसके बारे में स्टैटिक पॉइंट को देख लीजिए। तो मार्कोर एक बकरी की प्रजाति है जो पाई जाती है, कहाँ पे लगभग इन सारे देशों में पाई जाती है, वो इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये ध्यान रखिएगा मार्कोर क्या है, तो एक बकरी की प्रजाति है। ठीक है, और इसका यूसीएन स्टेटस क्या है ये देख लीजिए, कि इसे संकटग्रस्त वाले में लिस्ट में शामिल किया गया है। और कहाँ का राष्ट्रीय पशु है? पाकिस्तान का। वाह, पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान नल्ला पाकिस्तान का भी मिल गया को, क्या मार्कोर ही मिला था बनाने के लिए, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है कि 20 मई 2024 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। 20 मई को नहीं, ये तो 22 मई को होता है। इस वर्ष का जो थीम था योजना का हिस्सा बने, तो बिल्कुल सही है, हमने आपको पढ़ा भी रखा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सही पूछ रहा, सही हो जाए केवल 2, पहला गलत है क्योंकि 22 मई को होता है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक है, क्योंकि जैव विविधता से जो पर्यावरण से संबंधित जो डे दिवस हैं पूछे जाते हैं, तो ये मनाया गया 22 मई को। योजना का हिस्सा बने, बी जो है पार्ट ऑफ द प्लान, ये इसकी मुख्य विषय है, थीम है। जैव विविधता के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है। ठीक, आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट। क्वेश्चन है, कह रहा है हाल ही में विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया गया, तो ये मनाया गया आपका 20 मई को। कब? 20 मई को मनाया गया। मुख्य विषय इसका सस्टेनेबिलिटी था, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो मनाया गया 18 मई को। ठीक है, 18 मई को मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, ठीक, इसकी इस वर्ष की विषय वस्तु थीम क्या थी? तो देख लीजिए, शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय इंपॉर्टेंट रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 17 मई को मनाया जाता है। ठीक, 17 मई को मनाया जाता है विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, 17 मई को। ठीक है, सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार, ये इस वर्ष की मुख्य जो थीम थी, विषय वस्तु थी। अगला प्रश्न कि हाल ही में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया गया? तो साथियों देखिएगा, मनाया गया 17 मई को मनाया गया है। इस वर्ष की थीम देख लेते हैं, वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे 17 मई को। मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, है ना, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर, ये इस वर्ष की थीम थी। और यहाँ पर WHO के अनुसार कुछ बताया गया कि दक्षिण पूर्व एशिया में अनुमानित लगभग 294 मिलियन लोग जो है इससे अधिक ही कहीं उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं। ठीक है, ये ब्लड प्रेशर से, हाइपरटेंशन वाले से, डिजीज से पीड़ित हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका देखेंगे 15 मई को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को। ठीक, इसका थीम देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, 15 मई को मनाएगा अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। और परिवार और जलवायु परिवर्तन क्या है इस वर्ष की मुख्य विषय वस्तु थीम है। ठीक है, अगला प्रश्न, अब देखिए कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल से। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल से कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हैं, है ना, उन सारे पॉइंट्स को भी देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे, पहला पॉइंट जो कह रहा है, तो यूपी स्पेशल का ये पहला प्रश्न, 22 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय जो गंगा स्वच्छ मिशन है, IIT BHU और डेनमार्क के बीच रणनीतिक गठबंधन ने यहाँ पे स्वच्छ नदियों पर नवाचारी स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना का अनावरण किया है। तो ये कहाँ पर किया है? वाराणसी में किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वाराणसी में किया है। इसमें एक बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये जो किया गया है स्वच्छ नदियों पर नवाचारी स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना वाराणसी में किया गया है ना। और इसमें कौन कौन है? डेनमार्क है, ये ध्यान रखिएगा, और IIT BHU है, और भारत सरकार, 3 लोग हैं इसमें। ये त्रिपक्षीय पहल है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, 8 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जो है
है ना, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारंभ करते हैं। इस अभियान के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितने युवाओं को बैंक से ऋण दिलाकर वित्तीय अनुदान दिया जाएगा? तो लगभग 1 लाख। ठीक है, कितना? 1 लाख दिया जाएगा। क्लियर है? इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारंभ करने का हुआ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कब? 8 अगस्त 2024 को। उद्देश्य क्या है? प्रदेश के अशिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार के स्वरोजगार से जोड़ना। ठीक है, आगे देखेंगे। और इस योजना का प्रावधान जो है वित्तीय बजट 24-25 के मूल बजट में था। अभियान के अंतर्गत जो है प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को बैंकों से ऋण दिलाकर अनुदान प्राप्त किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश विधेयक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको CPG से कॉपी हो ज़्यादा उसमें वो नहीं है। अगला प्रश्न ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है। नियुक्ति से उत्तर प्रदेश से अगस्त वर्ष में कौन उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए? रामकृष्ण पटेल, सूर्य प्रकाश या राजेश वर्मा, सोहन लाल श्रीमाली। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका ऑप्शन बी, राजेश शर्मा जो है हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानेंगे। सीतापुर के पूर्व लोकसभा सदस्य रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें राज्य पिछड़ा आयोग वर्ग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी गई है। ठीक है, इनके अलावा 2 उपाध्यक्ष भी हैं और साथ ही 24 सदस्य जो आयोग में सदस्य भी नियुक्त हुए हैं। और एक अगला पॉइंट है NCR से संबंधित। ठीक है, SCR स्टेट कैपिटल रीजन से संबंधित। डायरेक्ट इसके स्टेटमेंट को, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे अपने आप में सही है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 जिलों को शामिल किया गया SCR में, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये सूचना जारी की गई। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको डायरेक्ट बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश से राजधानी क्षेत्र जो अधिसूचना है जारीकर्ता जो कौन मंत्रालय है? तो आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार। गठन होगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR की तर्ज पर। कुल 6 जिले इसमें सम्मिलित हैं और इसमें कौन कौन से जिले हैं उसको ध्यान रखिएगा। तो लखनऊ का आप देखेंगे, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, है ना, उन्नाव और रायबरेली, बाराबंकी, ये सब इसमें शामिल हैं। ठीक, और इस तरीके से इसके जो पूरे ऑपरेटिंग अध्यक्ष होंगे कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे, उपाध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होंगे। और अगला पॉइंट है मित्र वन से संबंधित। इसके बारे में स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट बहुत सारे हैं, सारे स्टेटमेंट अपने आप में सही है ना। और इसके डायरेक्ट हम आपको बता देते हैं क्या इसके सारे पॉइंट्स को, मित्र वन पहल को। ठीक है, मित्र वन पहल में क्या बताया गया है? संबंधित राज्य उत्तर प्रदेश शुरू करने की घोषणा 7 जुलाई। और याद रखें मित्र वन पहल कहाँ संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसका जो टारगेट क्या है वो टारगेट देखिएगा, 35 करोड़ पौधे लगाकर हर क्षेत्र को बढ़ावा देना। 35 करोड़ पौधे लगाने का इसका मुख्य उद्देश्य, बस ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। स्टेट स्पेशल में आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट है कि एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाटा पावर सोलर सिस्टम द्वारा कहाँ से उत्तर प्रदेश में हर घर सोलर टाटा पावर के संग नामक की पहल शुरू की गई है? तो ये वाराणसी से शुरू की गई साथियों, है ना। और इसके बाद से बता दें इसके बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वाराणसी से स्टार्ट होता है और टाटा पावर सोलर सिस्टम इसमें है। इस पहल का शीर्षक है घर घर सोलर टाटा पावर के संग। और इसका उद्देश्य जो है, उद्देश्य ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश का हर घर में रूफ टॉप सोलर समाधान उपलब्ध कराना है। सोलर टॉप के लिए इसमें आप इंस्टॉलेशन के लिए 1,08,000 रुपये तक का क्या कर सकते हैं, इसमें लाभ ले सकते हैं। तो क्लियर है साथियों यहाँ तक? तो ये था साथियों कुछ इंपॉर्टेंट करंट क्विज से संबंधित। मैं फिर से आपसे एक बार कहूँगा कि आप इसमें इस रिलेट की चाहते हैं कि नहीं वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके कमेंट रहेंगे, है ना, तो उससे पता चलेगा कि आप लोग कितने लोगों को चाहिए, उस हिसाब से फिर इस पर आगे काम किया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पर बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, टॉपिक्स हैं, इस पर काम चलेगा और इस पर वीडियोज़ आएंगी। और उसके साथ साथ जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है साथियों। तो टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा, PDF हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और साथ साथ बता दें कि टेलीग्राम से जुड़ के आप प्रैक्टिस बैच करंट अफेयर की और RAR स्पेशल बैच जरूर ज्वाइन कीजिए। पढ़िएगा कितना भी, अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपको बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपकी गलती क्या है, गलतियाँ पता नहीं चलेगी। तो जुड़िए उससे और प्रैक्टिस कीजिए। और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं इस चैनल पर जाकर जरूर देख डालिए। चाहे करंट अफेयर की मैराथन और सारे के सारे प्रश्न वहीं से थे जो साथी किए हुए हैं उनको पता होगा। ये जो करंट अफेयर की आपको वीडियो भी दिख रही है, यहाँ से सारे के सारे प्रश्न थे, है ना। और बाकी अन्य भी जो इंपॉर्टेंट है उन सबको देखते रहिए, पढ़ते रहिए और रिविज़न करते रहिएगा। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है।